हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया था आधा आधा तो क्या कुछ पार्ट कर लिया था ना। यस आ, मैम। हाँ, आज वहीं से आज अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम्म तो पहले मैं थोड़ा सा तुमसे पूछ लेती हूँ कि तुम्हें रिवाइज भी कितना है पूछ सकते हो ना। बेटा, फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है? मिनिमम ऑफ एनर्जी। क्या बोल दिया, समझ ही नहीं आया। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस मैम। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड फोटोन, कल हमने वेव थ्योरी वगैरह पढ़ लिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हम लोग ये। अच्छा, एक सेकेंड, मैंने ये कौन सी थ्योरी निकाली है? वेव टू है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हें वेव पिक्चर के बारे में बताया गया है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो सरफेस पे मौजूद है वो मेटल की जो एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करेगा। एक सेकेंड में यहाँ से कलर क्यों नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। Electron emission take place with more kinetic energy. No matter what the frequency of radiation is, a sufficiently intense beam should be able to escape the electron. तो ये वही बताया है, एक sufficient intensity, सॉरी, एक sufficient threshold frequency होनी चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकाल सकती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। लेकिन वेव पिक्चर क्या कहती है? ये वेव नेचर के बारे में बता रहा है। हमने कल पार्टिकल नेचर पढ़ा था। तो वेव पिक्चर कहती है कि फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी के ऊपर बात आ जाती है। बट ये जो चीज लेकिन बाद में देखी गई, उससे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। इंटेंसिटी पे डिपेंड ना करके सारी चीजें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। जहां से हमारे पास कल आई थी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पढ़ा था ये इक्वेशन। एच न्यू किसके बराबर होगा? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, करेक्ट? यस मैम। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस बाय द रेडियंट एनर्जी, जो अपना क्या बोला था हमने, क्वांटा ऑफ एनर्जी, ये वो है। एच न्यू तुम्हारा वो एनर्जी है जो तुम्हारा फोटोन लेके आएगा। फाई क्या था? वर्क फंक्शन। तो एच न्यू नॉट इक्वल्स टू, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है बेटा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है, ठीक है। ये हमने कल देख ली थी। इसके बाद देखो हमने और कल क्या क्या पढ़ा था कि अगर हम जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या बढ़ानी पड़ेगी? लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये इक्वेशन आती है कि मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा किसके बराबर होगा? एक सेकेंड,
बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर होगा? कल हमने पढ़ा था ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूला लगाओगे? हम्म, चुप बैठे हुए कुछ तो बोलो। ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद है? इसके बाद देखो, अगर अब मेरे पास क्या आया था आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी को क्या लिख सकते हो तुम? एच न्यू माइनस फाई, ऐसे लिख सकते हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? एच न्यू माइनस फाई के, ठीक है। अब देखो, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल था, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा मेरे को किसके बराबर चाहिए था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। अगर मेरे को सारे पार्टिकल्स को एनोड तक जाने तक रोकना है तो मेरे को मैक्सिमम कितना पोटेंशियल चाहिए? कितना पोटेंशियल चाहिए? वी नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बाय ई। मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर पोटेंशियल ले लो, और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो? ई वी नॉट। तो यहाँ से वी नॉट किसके बराबर आएगा? काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को और क्या लिख सकते हो? ई वी नॉट। ये याद रखना, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी गई है तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। वी नॉट इज योर मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव। इस ई को नीचे ले जाओ, एच न्यू बाय ई माइनस फाइव नॉट अपॉन ई, लिख दिया। ये इक्वेशन कैसी बनाई दिखाई दे रही है तुम्हें? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से प्लॉट कर सकते हो इसको। देखो, मैं ये जो लिखा है मैंने इसको रफ कर दूं, साइड में भी लिखा हुआ है, समझ में तो आ ही गया होगा, यहाँ लिखा ही हुआ है सारी चीजें। बस यहाँ पे ये याद रख लो, ई वी नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। बस वी नॉट इज, क्या है वी नॉट? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है बेटा। ओके, कैपिटल वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इस को ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो जरा, y पे कौन है तुम्हारा? वी नॉट। y पे क्या प्लॉट करोगे? वी नॉट को। x पे क्या प्लॉट किया हुआ है? न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। x एक्सेस में फ्रीक्वेंसी है। अब ये m क्या होता है बेटा? स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या है तुम्हारा? h अपॉन ई, यही स्लोप है h अपॉन ई। अब ये c क्या होता है? यहाँ से इंटरसेप्ट c किसके बराबर है? फाई नॉट अपॉन ई के। ये c क्या होता है? इंटरसेप्ट। यानी ये वाली वैल्यू क्या है? ये इक्वेशन जो ये पॉइंट ये वैल्यू है, ये क्या दे रहा है तुम्हें? स्लोप का इंटरसेप्ट दे रहा है। और स्लोप किसके बराबर है? एच अपॉन ई के। तो मेरे को ये बताओ, क्या सभी मटेरियल्स के लिए स्लोप कांस्टेंट है? एच की वैल्यू कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्लोप सबका क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा? स्लोप सबका सेम आएगा। स्लोप सबका सेम रहेगा, एच अपॉन ई। अच्छा, ठीक है। तो, तो ये याद रखना कि ये इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से हम स्लोप
और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो स्लोप सबका सेम है, इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा मुझे बताओ। ये इंटरसेप्ट और क्या दे रहा है तुम्हें, अगर मान लो मैं यहाँ पर बेटा एक और ऐसे बनाती हूँ, ये मेटल ए है सपोज, और ये एक मेटल बी है जो इस तरीके से है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है जो भी पढ़ा रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये मेटल ए है और ये तुम्हारा मेटल बी है, बात समझ में आई। अब इसका जो बी वाला है बेटा, इसका इंटरसेप्ट बढ़ गया फाई नॉट अपॉन ई, बी वाले के लिए इंटरसेप्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। भाई फाई तो सबका अलग है ना, मेटल ए का फाई अलग है और बी मेटल का फाई अलग होगा, बट ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। अब ये जो बी मेटल का तुम्हारे पास ये इंटरसेप्ट आया है, ये किसके बराबर है देखो, फाई नॉट अपॉन ई, यानी ये इसका वर्क फंक्शन होगा। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा दिख रहा है स्लोप इस वैल्यू से, इंटरसेप्ट से, बी का, क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है ना। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है इस तरीके से ग्राफ से कि बताओ किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, या कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेसिक चीज यहाँ से यही निकल के आती है, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। बात समझ में आई, इंटरसेप्ट जिसका ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ से लिख भी सकते हो वर्क फंक्शन फॉर मेटल बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, रेडी फॉर चैलेंज, ये तो तुम कर ही लोगे, इजी इजी से मैंने तो सब करा दिया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, आंसर बताओ। क्या आंसर आ रहा है बेटा। तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, मैंने क्या बताया था, मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर तो होना ही चाहिए। तो फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट लिख सकते हो। वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10⁻19 लिख सकते हो, अपॉन में किससे डिवाइड कर दो, एच की वैल्यू से। एच की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल्स
सेकेंड। ठीक है, तो ये h की वैल्यू याद रख लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, न्यू नॉट आ जाएगा। बताओ, वैल्यू आई बेटा इतना। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि द वेवलेंथ बाय द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.80 वोल्ट। तो यानी तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है कि अगर मेरे पास ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो ये बताओ जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी इंसिडेंट लाइट की। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी पड़ा है ई वी नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, फाई नॉट, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो फाई नॉट माइनस ऐसे लिख लो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मेरे पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर आता है, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिख सकते हो, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो वर्क फंक्शन दिया ही हुआ है तुम्हें कितना, वी नॉट की वैल्यू 0.80, एच अपॉन ई को यहाँ ले आओ, एच अपॉन ई को। ठीक है, वी को क्या लिख सकते हो बेटा, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो, लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस जिसको स्पीड इनटू टाइम लिखा जा सकता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड, टाइम को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हो, 1 फ्रीक्वेंसी। 1/f, ये 1/f ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गया, सी अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ से क्या लिखोगे, सी बाय लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। बात समझ में आई। 0.80 इक्वल्स टू एच की वैल्यू, ई की वैल्यू, सी कॉमन ले लो, 1/लैम्डा माइनस, अच्छा 1/लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट तो कहां से आ जाएगा बेटा, इस वाले न्यू नॉट से, ये न्यू नॉट से सी अपॉन लैम्डा नॉट, क्योंकि ये तो तुमने वर्क फंक्शन अभी निकाला है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये रही वैल्यू, बताओ, है ना ये। क्लियर हुई, निकाल सकते हो यहाँ से, एच सी अपॉन ई की वैल्यू रख लोगे, लैम्डा नॉट है, लैम्डा आ जाएगा। यस मैम। एक काम करो, एच सी अपॉन ई की वैल्यू ना निकाल के याद रखो कि पेपर में समय बचे, आती ही है ये। ठीक है, एच सी अपॉन ई की वैल्यू निकाल के याद रखो, एक सेकंड, शायद मैंने लिखी है, मैं सर्च कर, मैं देख के बता रही। ओके, तो वी हैव एच सी की वैल्यू। ठीक है, मेरे पास एच सी की डायरेक्ट वैल्यू है, ये यहाँ पर नोट कर लो। क्या, एनर्जी का जो वैल्यू लिखोगे ना एच सी बेटा, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 लिखोगे, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 लिखोगे, करेक्ट। ये वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर आएगी, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें है बट ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बात ठीक है, एक बार देख लो, मल्टीप्लाई करके देखना बेटा, जूल्स में कितना आता है, अगर जूल्स में याद रख लेते हैं तो, इस वाले में जूल्स में याद रख लो, 80/लैम्डा की वैल्यू है, इसको भी याद रख सकते हैं कैलकुलेटर से। 6.6 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, ये 6.6 19.8, 10 की पावर कितना आया, 34 माइनस 8, -76। ज्यादा बड़ा तो है नहीं वैसे,
एच सी अपॉन, अब इसमें ई भी मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 26 में से 19 घटा दो 7 है ना, ये तुम्हारे पास 19.8 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 बचेगा ऊपर। अब डिवाइड करके देख लो, 19.8 डिवाइडेड बाई 1.6, 12.37 आया ना, मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 है ना। किसकी वैल्यू निकाली है ये हमने, एच सी अपॉन ई की, है ना, एच सी अपॉन ई निकाला है ये हमने, 12.37 इंटू 10⁻⁻7, यही आ रही है क्या बेटा सबका। यस मैम। यस मैम। तो ये वैल्यू हम एच सी अपॉन ई की भी याद रख सकते हैं पेपर में, एच सी अपॉन ई की भी वैल्यू याद रख लो, जूल्स में आई है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, 1 लैम्डा नॉट भी निकाल सकते हो यहाँ से, तो इन्होंने तो ऐसे सॉल्व किया हुआ है, ईवी नॉट को ऐसे एच सी अपॉन, ये डायरेक्ट वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये एच न्यू क्या है, वर्क फंक्शन ही तो है, पाई माइनस एच न्यू, एक सेकेंड, ये तो एच न्यू ही आएगा ना, इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये न्यू नॉट है तो ये वर्क फंक्शन बनेगा, माइनस वर्क फंक्शन है ना, ई वी नॉट, तो वर्क फंक्शन अभी निकाला है, एच को क्या लिख सकते हो, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव कितना आया था अभी, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। देखो वी नॉट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ई से डिवाइड करोगे, है ना, ये अपॉन में ई लेके आए, इसके अपॉन में ई लेके आओगे, ये इलेक्ट्रॉन से ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, एच सी अपॉन लैम्डा, अभी तुमने क्या निकाला था, एच सी अपॉन लैम्डा कितना 12.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, एक सेकेंड, हमें वी नॉट निकालना है, लैम्डा निकालना है, लैम्डा वी, हाँ बोलो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन कट गया, तो वी नॉट आया तुम्हारा एच सी अपॉन लैम्डा ई माइनस 2.14, ये अब वोल्ट में चल रहा है, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू रख दो, गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.80 वोल्ट, एच सी अपॉन हमने जूल में निकाला है, एच सी अपॉन ई, लैम्डा आ जाएगा, फिर वी नॉट कितना आया 0.80 प्लस 2.14 इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई हम निकाल चुके हैं 12.37 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा ये हो जाएगा देखो 12.37 इंटू 10⁻⁻7, बहुत हेल्प मिल जाएगी, 2.14 और 0.80 को प्लस करो, 2.14 प्लस 0.80 2.94, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। कितना आया 4.2 इंटू 10⁻⁻7, ये वैल्यू आ रही है, हमारा 4.2 10⁻⁻7 आ रहा है, 4.207 लिखोगे तो नैनोमीटर में करोगे तो कन्वर्ट करके कुछ इतना ही बन जाएगा, ठीक है, 422 नैनोमीटर। सॉल्व कर लोगे बेटा इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इन वाले क्वेश्चंस में ज्यादा रहता है, जहां डायरेक्ट चीजें होंगी मैं डायरेक्ट भी लिखवा दूंगी, एच सी अपॉन ई को याद करने की कोशिश करना, ये
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोन के बारे में बात कर लेते हैं। फोटोन की प्रॉपर्टीज देख लो। फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या है? फोटोन कैसे ट्रेवल करता है? विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो फोटोन की अगर कोई स्पीड पूछी जाएगी तो कैसी है? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है इन वैक्यूम। फोटोन का रेस्ट मास कितना है? 0। ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास 0 है और रेस्ट पर फोटोन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। फोटोन के पास एनर्जी कितना है? कल ही पढ़ा था, एच न्यू। मोमेंटम कितना है बेटा? एक हमारे पास यहां से फॉर्मूला आता है, याद रखना। एनर्जी का E इक्वल्स टू किसके बराबर होती है? पीसी के बराबर। एनर्जी किसके बराबर है? P इंटू सी। P क्या है बेटा? P अपना मोमेंटम है। ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, ठीक है, इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है। अगर डेरिवेशन है भी तो ऐसे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, वो चीज है बस। E इक्वल्स टू पीसी है। मोमेंटम किसके बराबर हुआ बेटा? एनर्जी अपॉन सी के। एनर्जी किसके बराबर है? एच न्यू अपॉन सी। तो तुम्हारा मोमेंटम किसके बराबर दिया हुआ है? एच न्यू बाई सी। किसके लिए? फोटोन के लिए। तो ये याद रखना, एक तो एनर्जी एच न्यू के बराबर है, दूसरा किसके? मोमेंटम इंटू सी यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एनर्जी के दोनों फॉर्मूले याद रखने चाहिए तुम्हें, ठीक है। अपने अपने नोट्स में लिखते जाओ। E इक्वल्स टू एच नी, E इक्वल्स टू सीपी। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, मास के बारे में दिया हुआ है, तो मास कितना है फोटोन का देखो। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है, जिसे हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट बोलते हैं कि एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मास में। तो ये एनर्जी मास कंजर्वेशन है ना। तो मास कितना हो जाएगा देखो, E बाई सी स्क्वायर। ई को फिर क्या लिख सकते हो आप? एच सी अपॉन लैम्डा इंटू सी स्क्वायर। तो ये उड़ गया, तो यहाँ से मास कितना आया? एच अपॉन सी लैम्डा। ठीक है, तो एनर्जी के 3 फॉर्मूले पढ़ा दिए। कौन कौन से देखो? एच इक्वल्स टू एच न्यू, ई इक्वल्स टू पी सी, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले एनर्जी के हमें याद रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या है फोटोन? फोटोन कैसा पार्टिकल है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ नहीं उखाड़ पाते, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होता। एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन प्रोटोन। तो वही है कि अगर फोटोन दूसरे मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो क्या होगा? इसकी एनर्जी पर कोई चेंज नहीं आएगा, एज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करने पर, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी लाइट एयर से वाटर में जाती है तो क्या क्या चीज चेंज होती है? लाइट अगर एयर टू वाटर में जाएगी तो बेटा क्या क्या चीज चेंज होंगी? वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और क्या चेंज हो जाती है? वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम। तो ये ला, वेवलेंथ जो है चेंज हो जाता है जब, और वेलोसिटी ऑफ फोटोन भी चेंज हो जाता है। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी फोटोन की, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, याद रखना। और क्या होगा? जब भी फोटोन और पार्टिकल का कोलिजन होगा, जैसे हमने पढ़ाया था कल, कि अगर फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो ये कैसे कोलिजन होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। यहाँ पर एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेंगे? एनर्जी एंड मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो याद रखनी है। इसको पढ़ने से पहले भी हम बाद में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बस इस वाले में बस यही पढ़ना था, एनर्जी फोटोन की। अब तक क्लियर हुआ चीजें? कुछ चीज समझ में आई? बस यहाँ पर क्या पढ़ना था? फोटोन के बारे में पढ़ना था, और दूसरा वो ग्राफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। बताओ क्लियर हुआ? Yes, कुछ sir. नहीं, फिर मैं अब उस पे आ जाऊंगी ना, तो मैं एक बार अपनी ये शीट छोड़ के अगर तुम्हारे उधर आ गई तो फिर सब क्लास लीव करके चले जाओगे। इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो बोल ही लिया करो। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल।
कल संडे का टेस्ट है, मेजर टेस्ट, सब बैठ के आराम से दे देना। 12th का रिवीजन कर लेना, जितना क्लास में कराया है उतना भी कर लोगे तो भी इनफ है, पर क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे। वेव नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर भी कैसा प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, वेव। ठीक है, अभी तक तुमने क्या पढ़ा है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट कैसे नेचर शो करती है, लाइट दो नेचर शो करती है, कैसा, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। वेव नेचर कौन सी थ्योरी, वेव नेचर तो सब प्रूफ कर चुके हैं इंटरफेरेंस के द्वारा, बाकी सबके द्वारा, लेकिन क्वांटम थ्योरी क्या प्रूफ कर पाई है, क्वांटम थ्योरी बताती है लाइट का पार्टिकल नेचर। ठीक है, उसके बाद आता है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, जो कौन बताते हैं, अपने डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं, डी ब्रोगली ये कहते हैं कि लाइट को छोड़ो, जो तुम्हारा मैटर है वो भी कैसे बिहेव करता है, लाइट तो करेगी करेगी, उसके अलावा जो मैटर है, मैटर यानी हम तुम, मैं तुम, पेन कॉपी पेपर कागज, ये सब मैटर भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह। समझ में आया क्या कह रहा है, कि लाइट वेव यस भी है मैम। और मैटर भी। फिर इसने ये कह दिया कि जो मैटर है वो भी वेव है, यानी इन्होंने ये बोला कि हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, हर मैटर के साथ एक वेव है, लेकिन जितना मैटर का मास बड़ा होगा उतनी उस मैटर की वेवलेंथ कम हो जाएगी, जो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, वो बहुत छोटी होगी। तो मतलब इफेक्टिव वेवलेंथ किन पार्टिकल्स की होगी, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, दीज ऑल स्मॉल पार्टिकल्स शोज ड्वेल नेचर। हम भी शो करते हैं बट हमारी विजिबल नहीं है। ठीक है, तो द नेचर लव सिमेट्री, मतलब भाई नेचर को सिमेट्री से प्यार है, अगर लाइट वेव दिखाएगी तो मैटर भी वेव दिखाएगा। ठीक है, तो अब नीचे देखो क्या लिखा है, इन नो एक्सपेरिमेंट मैटर एग्जिस्ट बोथ एज ए पार्टिकल एंड एज अ वेव साइमल्टेनियसली, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट में दोनों नेचर एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक बार में वो एक ही करेक्टर में रहेगा, ये नहीं है दोनों एक साथ बिहेव करेगा। ठीक है, ये याद रखना। क्या है, कितनी वेव एसोसिएटेड है, देखो किसी भी मैटर के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसका इन्होंने जो फॉर्मूला बताया, वो इन्होंने फॉर्मूला बताया लैम्डा, कितना, किसी भी मटेरियल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी उसका फॉर्मूला H/P दिया, ये फॉर्मूला आया है सीधा। मास P क्या है, मोमेंटम, P इज मोमेंटम, H इज योर प्लैंक कांस्टेंट, एक सेकेंड, P मोमेंटम है, H प्लैंक कांस्टेंट है, M क्या है, मास, M इज योर मास ऑफ द पार्टिकल, V क्या है, वेलोसिटी, P मोमेंटम है तो मास इंटू वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पर V को स्पीड लिया हुआ है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, जिस मैटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ये उसकी वेवलेंथ है, ये डी ब्रिगली ने बोला। ठीक है, बात समझ में आई। तो मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू बाय सी के, देखो P किसके बराबर हो गया, P इक्वल्स टू H/लैम्डा। लैम्डा को क्या लिख सकते हो भाई, लैम्डा को क्या लिख सकते हो, अभी पढ़ा है, C/फ्रीक्वेंसी, यस मैम। तो H/C ऊपर चला गया फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी का साइन है V। ठीक है, ये है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। जितना देखो अब यहाँ पर ये वही चीज बोल रहा है कि अगर ये चीज आई है मोमेंटम इक्वल्स टू H, ये रन लैम्डा किसके बराबर आया है, H/mv, पहले इक्वेशन, पहला जो इन्होंने बोला है लैम्डा इक्वल्स टू मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू mv, जिस ऑब्जेक्ट का मास उतना ज्यादा होगा उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ उतनी ही स्मॉल हो जाएगी, है ना। तो जितना बड़ा मास पार्टिकल उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी, जितना छोटा पार्टिकल, जितना एनर्जेटिकल पार्टिकल उसकी वेवलेंथ उतनी ही
बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा दिखाई देगी। बात समझ में आई? ये था। यस मैम। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या कहा है देखो, इन द सब एटॉमिक डोमेन द वेव करेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज सिग्निफिकेंट। मतलब जब हम सब एटॉमिक चीजों की बात करते हैं वहां पर वेव करेक्टर बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर उसे हम किसी पोटेंशियल से एक्सिलरेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, जितना आपने वर्क डन किया है उस इलेक्ट्रॉन का, ईवी के बराबर। ठीक है, और हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, पढ़ा है ना। मोमेंटम किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। हाँ, तो ये वही चीज है। तो अगर मैं इसको स्केयरिंग बोथ साइड कर लूं तो पी स्केयर इक्वल्स टू 2m, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ m v स्केयर। इसको यहाँ ले आओ, पी स्केयर अपॉन 2m किसके बराबर हो गया बेटा, हाफ एम वी स्केयर के, है ना। तो ये वहां से ये चीज आई है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, जो कि वर्क डन रहेगा। तो डी बुरी, ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू, एक सेकंड मुझे चार्जिंग लगाना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच अपॉन पी की वैल्यू क्या रखोगे, पी मोमेंटम है तो मोमेंटम काइनेट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे, 2m काइनेटिक एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। वी क्या होगा, जो तुम्हें पोटेंशियल गिवन होगा। यानी ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है ना, एच अपॉन 2m। इन सारी कांस्टेंट वैल्यू को, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना आता है, ध्यान से देखो, वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, ये याद रखनी है ये वैल्यू। कितना आया है, 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। और क्या याद रख सकते हो, 12.27, ये किस में हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग में, अपॉन डेल्टा वी। बात समझ में आई? एक बार चार्जिंग लगा देती हूँ। बोलो बेटा जी। तो ये क्या है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ अगर पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, वी की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल। भाई वी पोटेंशियल है ना, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, मान लो सवाल आता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल से एक्सिलरेट किया जाता है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी का फॉर्मूला 2m ev, फिर इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इससे बेटर है ये डायरेक्ट वैल्यू, एक नैनोमीटर में है एक आर्मस्ट्रॉन्ग में है। याद रखना, पॉइंट की भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद और किसकी पूछ सकता है, अल्फा की पूछ सकता है, प्रोटॉन की पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 लेके आई हूँ जिसके डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, देखो। और एक और किसकी लिखवा दूं, यहाँ पर एक और लिख लो, प्रोटॉन की भी लिख लो। अगर पूछता है कि प्रोटॉन के साथ कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन की वैल्यू लिखो 0.286 अपॉन डेल्टा वी, किसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो तुम आर्मस्ट्रॉन्ग में याद रखो, मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग में इलेक्ट्रॉन का कितना लिखवाया है, ये ये रहा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट वी, किसमें, नैनोमीटर में। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा बेटा, 0.286 अपॉन अंडर रूट वी, नैनोमीटर। एक सेकंड रुक जाओ, 12.27, एक सेकंड, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में है, नैनोमीटर में तो गिवन है, दीज आर इन आर्मस्ट्रॉन्ग। और किसका, इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का हो गया, अल्फा का लिख लो, अल्फा पार्टिकल के लिए भी पूछ सकता है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, 0.101 अपॉन रूट वी। ये याद रखने हैं सारे, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग में है। अल्फा ड्यूट्रॉन के लिए भी लिख लो, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर अगर पूछेगा तो फिर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन पे क्या होता है भाई,
प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के पास चार्ज किसके बराबर होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन मास अलग होगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बताओ, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज किसके बराबर होगा? अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज किसके बराबर होता है? अल्फा हीलियम का पार्टिकल है ना, He2 हीलियम 4। तो कितना चार्ज है हीलियम के पास? 2। अल्फा के पास चार्ज कितना है? 2e। मास कितना है इसके पास, अल्फा के पास? 4m, है ना, 4 टाइम्स ऑफ e हो जाएगा ना मास। मास कितना है इसका? 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। अल्फा के पास कितना चार्ज है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आई? ड्यूट्रॉन क्या होगा? अल्फा के पास कितना चार्ज है? प्रोटॉन के 2 गुना, लेकिन मास कितना है? 4 गुना प्रोटॉन का। ड्यूट्रॉन के पास कितना है भाई? ड्यूट्रॉन क्या होता है? व्हाट इज ड्यूट्रॉन? फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? हाइड्रोजन का आइसोटोप। हाइड्रोजन का आइसोटोप। यानी 1 2, यही होगा ड्यूट्रॉन 1 2। यहाँ पर क्या होगा? चार्ज किसके बराबर है? चार्ज तो एक ही है इलेक्ट्रॉन, बट मास किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ ड्यूट्रॉन किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का, है ना, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखवा दी हैं और ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? देखो बस इसका डेफिनेशन याद रखना है। और ये टर्म ये बोलते हैं कि अगर हम किसी भी, मान लो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो या तो तुम इनकी एग्जैक्टली पोजिशन फाइंड कर सकते हो या एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। या तो एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट मोमेंटम, दोनों एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो इट इज, अगर इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। उसका ही नाम दिया है इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो किसके बराबर आती है? देखो डेल्टा एक्स क्या है? उसकी पोजीशन का, पोजीशन में डिफरेंस। डेल्टा पी क्या है? उनका मोमेंटम का डिफरेंस। और वो किसके बराबर आता है? h/पाई के। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन h/4 पाई। बस ये इतना प्रिंसिपल याद रखना है कि क्या कहता है, दैट्स इट। तो डेल्टा एक्स क्या है? कितना एक्स में अनसर्टेनिटी यानी पोजीशन में, और कितना मोमेंटम में। क्या लिख रहा है? जनरली डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर नॉन जीरो। तो ये कैसी वैल्यूज है? ये नॉन जीरो है, मतलब कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? तुम कहते हो ना, अभी तक तुमने ये पढ़ा है कि अगर ये मेरे पास, अभी तक तुमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो कि अगर ये एक ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कैसे मूव कर रहा है? एज अ वेव, ऐसे एज अ वेव मूव कर रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी नहीं, वो एक वेव की तरह है। तो क्या कह रहा है? इन जनरल द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सटेंडेड ऑल ओवर द स्पेस। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो मैटर वेव एसोसिएटेड है ना, जैसे देखो यहाँ पे क्या, दोबारा पढ़ो क्या कह रहा है? बॉन्ड्स प्रोबेबिलिटी इंटरप्रेशन, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन एनी फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस। द मैटर वेव corresponding to a definite momentum and of an electron extend all over space। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन पूरे रीजन में फैला हुआ नहीं होगा, ठीक है, वो एक फाइनाइट स्पेस में ही होगा। यानी जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वेव तो बहुत बड़ी होगी, पता नहीं कहाँ तक हो रही होगी, मेरी बात समझ में आई? लेकिन वो पार्टिकल कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो रीजन है वो एक फाइनाइट रीजन है, लेकिन जो वेव एक्सटेंड करेगी वो ऑल ओवर द स्पेस एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ लिखा हुआ है द मैटर वेव कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए डेफिनेट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्सटेंड ऑल ओवर द स्पेस। तो यानी उसका जो इन्फिनिटी है उस टाइम पे पोजीशन इन्फिनिटी हो सकती है, और उसका जो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है वहां पर जीरो हो सकती है।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सबसे छोटी डी, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी है? सॉल्व अल्फा। करवा। अल्फा की सबसे स्मॉलेस्ट होगी। यस काइनेटिक, मैम। देखो इसमें लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये चीज देखो ध्यान से, अगर तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम कर देते हैं तो सबसे छोटी वेवलेंथ किसके पास होगी? अल्फा की नहीं। लैम्डा किसके बराबर होता है? देखो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। एच कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं सकता यानी, और काइनेटिक एनर्जी क्या दे दी? सेम दे दी। तो यानी लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मास के। जिसका सबसे ज्यादा मास, उसका वेवलेंथ उतना स्मॉल। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा किसका मास है यहाँ पे? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास सबसे ज्यादा है, तो प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे? सबसे कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? क्या लिख रहा है? अल्फा पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, ये वाला करो। हम्म। बताओ क्या आंसर आ रहा है? डायरेक्ट आंसर ही तो लिखना है। 8.6 10⁻11। ये आ रहा है, ठीक है। 12.27 याद रखना। आर्मस्ट्रॉन्ग में 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन डेल्टा वी, जिसमें तुम्हारी मर्जी। डेल्टा वी कितना ओ सॉरी, रूट वी 200 दिया हुआ है। ठीक है? इसमें बेटा कैलकुलेशंस थोड़ी आनी चाहिए, है ना, इन क्वेश्चंस में। बस, बाकी तो क्या ही है। एमस्ट्रॉन्ग में कितना आ रहा है? 0.868 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग में पावर 10 होती है, नैनोमीटर में 9 होती है, याद रखना। A particle is moving 5 times as fast as an electron. The ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of electron is this. Calculate the particle's mass. करो ये वाला।
इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूमता है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड कंपैरेटिवली किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली यानी 5c से कोई घूम रहा है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ सो दैट द इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ है, पार्टिकल का मास 80/λ लगा दो सीधे, ये रहा मास है ना। इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा मोमेंटम में? वेवलेंथ m इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा वी। मास का फॉर्मूला ये इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा। दोनों का रेशियो ले लेना, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल का रेशियो ले लो, ये रहा रेशियो तुम्हें दिए ही हुए हैं ना, करेक्ट। तो कितना मास आ जाएगा? इतना। बात समझ में आई? देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर लिखोगे? फॉर्मूला h अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv। तो वहां हम यहाँ हो गया लैम्डा इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ पार्टिकल h की वैल्यू सेम रहेगी, लैम्डा ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो? डिवाइड कर दोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू h से h कैंसिल हो गया, लैम्डा पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई कितना दिया हुआ है देख लो। वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ है, पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 1.8 into 10 to the power minus 4. Velocity of particle is 5 times of the fast of electron. Velocity of particle is 5 times of velocity of electron. तो Vp upon Ve कितना आ जाएगा यहाँ से? 1/5, करेक्ट। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से रेशियो ले लेना, कर लोगे। इलेक्ट्रॉन का मास रख देना यहाँ से, यू विल गेट योर वैल्यू। बस तुम्हें रेशियो लेना था यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए, कितना होता है? 9.1 इंटू 10 to the power minus 31। डेविस एंड जर्मन तुम्हारे सिलेबस में हट गया है, अब नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना वेव नेचर वाला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। एवरीथिंग इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। एक टॉपिक बचता है इसका, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है बेटा। रेडिएशन प्रेशर करके एक टॉपिक बचता है उसका, वो हम मंडे में करेंगे। आज की क्लास में अगर तुम्हें कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज हम लोग कल के टेस्ट के लिए 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट नहीं है? मैं ये दोनों तुम्हें पीपीटी शेयर कर दूंगी, ठीक है। आई विल शेयर बोथ द पीपीटीज। कर ले क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैपेसिटर की हम लोग कुछ क्वेश्चन, कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बैठो यहीं पे। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर करिए इस वाले को। एसी और कैपेसिटर का दोनों का वो है ये।
हम्म क्या होगा बेटा, बल्ब के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम कैपेसिटेंस में डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे एसी सर्किट में? डिक्रीज। कैसे? कैसे? हम्म कैसे सोचा? डिक्रीज वाले बताएंगे पहले, जिन्होंने डिक्रीज बोला है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डालने से वोल्टेज कम हो जाते हैं। अच्छा, बल्ब का ग्लो किस पे डिपेंड करता है? अगर बल्ब का ग्लो बढ़ाना है तो बल्ब के अक्रॉस क्या बढ़ानी पड़ेगी? करंट। Power. हाँ, अगर बल्ब के पास करंट बढ़ेगा तो बल्ब का ग्लो बढ़ेगा, ठीक है। तो अब करंट का देख लो यहाँ पे क्या होगा। अगर आपने कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है ना? के टाइम्स बढ़ जाएगा। और जो तुम कह रहे हो कि मैम पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, बेटा वो तब केस बनते हैं जब बैटरी को हटा दिया जाएगा। आपने कहा कि मैम पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, वो तब होगा जब बैटरी रिमूव हो जाएगी। बैटरी तो रिमूव ही नहीं करी तो पोटेंशियल तो मेंटेन रहेगा। पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो करंट क्या होगा यहाँ पे? आई करंट किसके बराबर होगा? V अपॉन जेड। यहाँ पर जेड किसके बराबर होगा भाई? कैपेसिटर वाला सर्किट है तो बल्ब है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा आर, तो ये आरसी सर्किट हो जाएगा जिसका जेड आर स्क्र प्लस XC square. चीज का। एक्सी स्क्र। एक्सी किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा सी। अगर कैपेसिटर बढ़ा है तो एक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एक्सी डिक्रीज हुआ है, और एक्सी डिक्रीज हुआ है तो पूरा इम्पिडेंस डिक्रीज होगा। इम्पिडेंस डिक्रीज हुआ है तो करंट क्या होगा सर्किट का? इंक्रीज होगा ना? हाँ, ये इंक्रीज होगा बेटा जी। ठीक है? ये वाला करिए। चेंज निकाल सकते हो।
चेंज का एनर्जी लॉस का मेरे पास फॉर्मूला आता है एक हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है मेरे पास। तो यहाँ से हम एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ या चेंज हुआ कंबाइंड सिस्टम में। डायरेक्ट फॉर्मूला C दिया हुआ है आपके पास, दोनों का पोटेंशियल है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। कैसे निकालोगे? एक कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेराड का, उसको आप इतने पोटेंशियल से चार्ज करते हो और फिर उसको आप एक इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हमने इसको ऑलरेडी 12 वोल्ट पे चार्ज किया है तो तुम्हारे इंडक्टर के अक्रॉस कितना मैक्सिमम करंट आएगा। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहती है। वैसे ये एलसी ऑसिलेशंस का क्वेश्चन है, बट इतना याद रखना है कि जब भी इस तरीके का सवाल आए, इनमें कैपेसिटर और इंडक्टर जब भी साथ में लगे होंगे, यहाँ एनर्जी कंजर्व रहती है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर एल और सी साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो किसके बराबर होगा यहाँ पे? हाफ CV स्केयर किसके बराबर हो जाएगा? हाफ LI स्केयर के। ठीक है, तो आपके पास देखो C की वैल्यू है, V की वैल्यू है, हाफ से हाफ कट जाएगा। C हमारे पास 100 माइक्रोफेराड, ये हमारे पास 12 12 12 144 अपॉन इंडक्टर 6.4 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू I स्केयर। सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन है जहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहती है। इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी कंजर्व है? हाफ LI स्केयर। कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी है? हाफ CV स्केयर। बात समझ आ गई एवरीवन? Yes, और ma'am. बताओ, और कौन से चैप्टर पे करने हैं बताओ, बोलो। और किस चैप्टर पे करना चाहते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस? एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी कर लो 2-4 क्वेश्चन, कल पेपर ही है तुम्हारा। या करंट इलेक्ट्रिसिटी पे करा देते हैं, रुक जाओ। ये वाला करो क्वेश्चन। स्टडी स्टेट में क्या होता है? जहाँ कैपेसिटर लगा होता है उस वाली ब्रांच से करंट नहीं जाता। देखो यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर वाली ब्रांच जहाँ होगी उसके बाद से करंट नहीं जाएगा। सॉल्व करिए इस वाले क्वेश्चन को।
कितना आंसर बनेगा बेटा? देखो जो ये वाली ब्रांच होगी, सॉरी, देखो ये 1 माइक्रोफेराड के बाद से नहीं होगा ना इसमें, इसके बाद से ये पूरी वाली ब्रांच खत्म हो जाएगी ना, ये वाली, इसके बाद से करंट ही नहीं जाएगा। तो करंट इस 25 वाली में भी नहीं जाएगा, क्योंकि 25 वाले में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो जहां कैपेसिटर होगा उस ब्रांच से करंट ही नहीं जाएगा। तो बस ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। 6 और 3 किस में हो गए? पैरेलल में। तो 6 और 3 का पैरेलल कितना बनेगा? 2। तो यहाँ बस 2 वाला बन जाएगा सर्किट। बात समझ में आई? ये 2 और 2 किस में हो गए? सीरीज में। 4, 4 और 4 फिर पैरेलल में कितने हो गए? 2। तो V इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वलेंट 2 आया है, V 2 है, तो 2/2 करंट कितना आया? 1 एम्पियर। आया किसी का 1 एम्पियर? यस मैम। बढ़िया, जिसका आ गया वेल एंड गुड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स में। बिना PYQs के जेई निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। बिना उसके नहीं निकल सकता PYQs के, PYQs तो लगाने पड़ेंगे। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट।